हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छा सा लेक्चर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोग के नियम बहुत ही बेहतरीन सा है, टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं इसी पर। तो आप जैसा कि देखते हैं, लिखा है रासायनिक संयोग के नियम। तो पहली बात यदि हम कहें तो रासायनिक संयोग के जो नियम है, ये छोटा सा टॉपिक में रासायनिक संयोग के 3 नियम हैं। रासायनिक संयोग के निम्नलिखित नियम हो सकते हैं। जैसे कि आपके लिए बात करूं, सबसे पहला नियम होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक। सेकंड हमारा होता है आपका ये स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर। थर्ड आपका होता है गुरुत्व अनुपात का नियम। और फोर्थ आपका होता है तुल्य अनुपात, या इसी को बोलते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है। और एक और भी आप चाहते हैं तो देखो, ये होता है गैलू-सेक का गैसीय अनुपात का नियम। छोटा सा टॉपिक है, केवल हमने जानकारी दी है, पर थोड़ा बस पेपर पेंसिल लेकर ही आप बैठे हैं, इस बात को मैं ध्यान दीजिए, तभी आपको यहाँ पर जो हम समझाएंगे वो आप लिख सके। जिससे जैसे कि मैंने कहा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग की जो नियम है वो आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, और अगला है तुल्य अनुपात, ये इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और अगला है गैलू-सेक का गैसीय अनुपात का नियम। अब ध्यान दीजिए, गैलू-सेक के गैसीय अनुपात के नियम, ये 5 आपके नियम हैं, जिनमें से हम फर्स्ट नियम पर बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए, जैसा कि आप लिखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम पर हमारी बात करें तो थोड़ा ध्यान देना। इस नियम को यदि बात करें तो 1774 ईस्वी में लेवासिये, या इन्हीं को हम बोलते हैं लेवाजियर, 1774 में लेवासिये ने दिया था यह नियम। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या इन्हीं को बोलते हैं हम लेवाजियर या लेवासिये, दोनों देते हैं। आपको पता हो, इन्हीं को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस, तो थोड़ा ध्यान से पूरा समझे। मैंने ये कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है 1774 में लेवासिये ने दिया था। लेवासिये को क्या कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवासिये, या इन्हीं को कहा जाता है लेवाइजियर। ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर यदि हम बात करें तो होता क्या है, तो भाषा हम लिख सकते हैं। देखो, आप इतना तो सभी जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। आपने ऊर्जा का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा में संरक्षण में क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी आधार पर यहाँ बात होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की यदि हम बात करें तो यहाँ भी फिर क्या होगी कि द्रव्य, ध्यान देना, यहाँ बात हुई वही प्रकार बात यहाँ होगी, द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया
जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है। ठीक, होता क्या है फिर, इसे एक रूप से, तो ध्यानपूर्वक समझना, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये नियम होता है इसका। मतलब यदि आपको कहा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो आप ये द्रव्यमान संरक्षण का आपका नियम होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कहने का मतलब है, और अच्छे से यदि लिखना चाहें, क्या हो सकता है कि अभी कारकों का कुल द्रव्यमान, अभी कारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। कुल द्रव्यमान ये क्या होगा, बराबर। जो अभिकारक होंगे उसका जो टोटल मास होगा वो है प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। ये कहलाता है द्रव्यमान। मतलब अभिक्रिया से पूर्व जो द्रव्यमान था वो अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभिक्रिया से पूर्व कोई 100 ग्राम था, बाद में 90 ग्राम बचा, तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी। अर्थात अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान आपका 100 था, तो अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान आपका 100 ही होगा। इसका मतलब यह है कि ना तो द्रव्य बना है और ना ही द्रव्य नष्ट हुआ है। केवल क्या हुआ कि वो पहले अभिकारक के रूप में था द्रव्य, अब वो द्रव्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि अभिकारक में जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। जैसे कि नॉर्मल से एग्जांपल आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल में आपको समझाई, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, और यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको यदि आप गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तो आप देखें, इसका मतलब है जी ये आपका कहलाएगा अभिकारक और ये कहलाएगा आपका उत्पाद। तो इसका जो द्रव्यमान निकलेगा और इसका जो द्रव्यमान निकलेगा दोनों का बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है दोनों का द्रव्यमान तो समझ जाइए द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। जैसे अगर हम निकालें इसका द्रव्यमान, तो आप अच्छे से जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का निकालें तो हम निकालेंगे पहले अभिकारक का द्रव्यमान। तो अभिकारक कितने हैं यहाँ पर, अभिकारक क्या है आपको पता है, अभिकारक है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका द्रव्यमान निकालें तो कैसे निकलेगा, कैल्शियम का आप देखिए कितना होता है 40, कार्बन है तो प्लस में लगाइए 12, प्लस ऑक्सीजन है तो 16, लेकिन थर्ड टाइम है 3। अगर आप इसको हल करेंगे टोटल संख्या में तो ओनली टोटल कितना आएगा इसका 100 ग्राम इसकी क्या आएगी, आपकी मात्रा आएगी। ठीक है जी, किसका निकालना आप करके भी देख सकते हैं। अगर हम उत्पाद की बात करें, अगर उत्पाद का द्रव्यमान निकालें तो कैसा होगा, ठीक है। तो अगर उत्पाद का द्रव्यमान निकालते हैं तो इसको आप पहले लिख लीजिए क्योंकि हमें जगह भी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं अलग करता हूँ उसको, देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ जिससे आपको समझा सकूं। आपको इतना समझ में आया कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, किसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैं इसको अलग करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, तो अभिकारक का द्रव्यमान निकालिए। अब हम बात कर ले रहे हैं उत्पाद का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। तो उत्पाद का द्रव्यमान, तो उत्पाद का द्रव्यमान क्या, उत्पाद क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो पहले इसका निकाल लीजिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, कैल्शियम का है 40, प्लस लगाइए ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना हो जाएगा 4 एक 5 अर्थात 56 ग्राम इसका है। अब दूसरा उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन का कितना होगा 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 2 टाइम्स है 16 तो नहीं 32 और 2 12 कितना होगा, देखिए 16 32 और 12, देखो 32 और 12 तो कितना 44 हो जाएगा आपका। टोटल कितना हो रहा है 44 ग्राम। अब हम यदि टोटल प्रोडक्ट का निकालें तो 56 और 44 कितना होगा 56
प्लस 44 कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक, आप देख रहे होंगे, एक मिनट रुकना। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, कोई लाइटिंग चली गई। 100 ग्राम आया, तो आप देखिए अभिकारक का भी द्रव्यमान 100 ग्राम और उत्पाद का भी द्रव्यमान 100 ग्राम। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान कितना कितना है, दोनों का द्रव्यमान आपका 100 ग्राम आया। इससे पता चलता है कि जो अभिकारक थे, जो अभिकारकों का जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान वो क्या है आपके उत्पाद के द्रव्यमान क्या है आपका बराबर। इसलिए इसको कहा जाता है आपका क्या कहलाएगा ये दोनों। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह जो फॉर्मूला है यह आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अच्छा बेहतर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हाई हो, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। मेरा कहने का भी मतलब यही था कि जितना भी अभिकार हुआ और जितना उत्पाद होगा, यदि दोनों का मान बराबर आया तो समझ जाना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात हुई है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम पर। स्थिर अनुपात का नियम कहता है, इसे आपको बात कर दूं तो इस नियम के अकॉर्डिंग यदि बात करूं तो इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। एक मिनट, थोड़ा हल्ला बहुत हो गया, चलिए थोड़ा ध्यान देना क्योंकि शोर बहुत हो रहा था, इसलिए परिभाषा मैंने पहले ही लिख दी, इससे आपको समझाने में दिक्कत न पड़े। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि अगला नियम है आपका रासायनिक संयोग का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम मैं आपको बताया प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। और प्राउस्ट ने क्या बताया कि एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु में समान तत्व उपस्थित होते हैं और उन तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान का जो अनुपात भी है वो क्या होगा? समान होता है। अर्थात यदि आपको समझ में ना आया हो, ये तो केवल कॉमन सी परिभाषा है, परिभाषा उतनी अच्छी ना लगी होगी, तो एक हम मान कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं अर्थात किसी यौगिक को, अर्थात किसी यौगिक को किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी विधि से, ध्यान देना मैंने कहा कि किसी यौगिक को किसी भी विधि से बनाया जाए तो उस यौगिक के तत्व का अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। इस बात को ध्यान देना, निश्चित होगा। ये कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम वास्तविक रूप में हमें यह बताता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो उसको किसी भी विधि से बनाया जाए, कोनो भी विधि हो आपकी, किसी भी विधि से यदि इसको बनाते हैं तो यदि जो ने यौगिक, मतलब से हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको चाहे आप किसी भी विधि से बना लीजिए, यदि उस कार्बन डाइऑक्साइड का चाहे आप जिस विधि से बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात हमेशा निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे कि आपको पता है पानी, अगर पानी की बात करते हैं जैसे हम बोलते हैं वाटर, H2, आप चाहे इसको घड़े से निकाल के रखिए, चाहे समुद्रों से लाइए, चाहे इंग्लैंड से लाइए, चाहे कहीं से भी लेके आइए, चाहे तालाब से लेके आइए, चाहे झरने से, इस H2O का जो अनुपात, इस H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वह निश्चित होगा। अर्थात इसका जो अनुपात निकलता है वो कितना निकलता है? आपको पता है 2 अनुपात कितने निकलेगा? जो है 2 और 1 2, ऑक्सीजन कितना है 16, तो इसका जो अनुपात निकलता है वो निकलता है 1:8। तो 1:8 ही होगा। चाहे आप घड़े से निकालिए, चाहे मार्केट से खरीद के लाइए, चाहे तालाब से निकालिए, चाहे झीलों झरनों से लाइए, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से लेके आइए, अगर पानी है तो उसका अनुपात 1:8 ही होगा। अर्थात कोई भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी विधि से आप बनाइए उसका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। वही निश्चित की बात है। जैसे कि ये हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया आपके सामने, देखिए जब तब तक लिखना थोड़े दिन, देखिए एग्जाम्पल में बात करें, जैसे कि आपके पास
दो तत्व हैं, सपोज एक तत्व हाइड्रोजन व एक तत्व है आपका ऑक्सीजन। इससे दो यौगिक बना सकते हैं। कौन कौन? एक बना सकते हैं हम जल H2 और एक बना सकते हैं हम इससे H2O2। एक बना सकते हैं H2O और एक बना सकते हैं H2O2। अगर हमने इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखें और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें, तब क्या होगा देखो हमने, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें अनुपात देखेंगे और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात इसमें देखेंगे, तब परिवर्तन देखिए। अगर इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखिए आपको भी क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और कितना हाइड्रोजन है 2, फिर अनुपात का चेंज, ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसी प्रकार आप इसमें देखें तो हाइड्रोजन कितना है 1 और लेकिन 2 हाइड्रोजन से तो अनुपात 1 ऑक्सीजन का होता है 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। ठीक, अब इसको सरल कीजिए थोड़ा। अब इसको क्या करेंगे आप, सरल करेंगे। तो सरल करने के बाद क्या होगा, अभी तो हमारे गुणित अनुपात का नियम, ये क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम चले जाएंगे। ये देख लीजिए, ऐसा समझ लीजिए हमारा जी गुणित अनुपात के नियम में चले जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से दोबारा बात करता हूँ मैं। ये चले जाएगा कहाँ पर, गुणित अनुपात के नियम। ठीक है, हमें चलना है स्थिर अनुपात के नियम पर बात करनी है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है आपका, अभी हम जो बता रहे थे एग्जाम्पल, वो गुणित अनुपात के नियम के आधार था। हमें बात करनी है स्थिर अनुपात के नियम पर। तो स्थिर अनुपात के नियम का मतलब है कि मैंने कहा कि किसी यौगिक को किसी भी विधि से आप बनाएं तो उस यौगिक के तत्व का जो अनुपात होगा वो निश्चित ही होगा। क्या होगा, निश्चित। निश्चित होने का मतलब है जैसे कि हमने CO2 का निर्माण लिया, थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज भी आपको कम आ रही हो। CO2 का निर्माण, तो CO2 का निर्माण आप देखें तो किसकी विधि से हो सकता है। CO2 का निर्माण हम देखो कार्बन और प्लस ऑक्सीजन को मिला के कर सकते हैं तो CO2 बना। और हम CO2 का निर्माण CaCO3 से भी कर सकते हैं कि CaO प्लस CO2 निकला, या हम CO2 का निर्माण NaHCO3 से भी कराएं तो Na2CO3 H2O और CO2। मतलब हमने ये कहा था कि कोई भी यौगिक, हमने यौगिक मान लिया CO2 का निर्माण, तो लगा ना CO2 का निर्माण, हम कहते हैं CO2 का निर्माण किसी भी विधि से किया जाए उसका अनुपात जो आएगा वो निश्चित आएगा। क्या आएगा, निश्चित होगा, स्थिर होगा। देखो कैसे, मैंने कहा कि किसी यौगिक को किसी भी विधि से बनाया जाए तो उस यौगिक के तत्व का अनुपात निश्चित होगा। कैसे होगा, निश्चित। अब देखो, चाहे आप देखो हमने CO2 कैसे बनाया, C+O2 CO2 बनाया, CaCO3 से बनाया CO2, और अब बेकिंग सोडा से भी CO2 बनाया। तो इसमें जो भी CO2 को किसी भी विधि से बनी हो, सभी में CO2 का अनुपात, CO2 का जो अनुपात निकलेगा किन किन मध्य, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। तो क्या होगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन कितना है 12 अनुपात, एक ऑक्सीजन कितना 16 दूरी 72। अब इसका अनुपात आप सरल अनुपात बांटेंगे जितना भी हो सकते हो आप, तो आपको देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:8 हो जाएगा हमारे हिसाब से, 4 के 12 4 8 32। तो आपका क्या अनुपात कितना आएगा, 3:8। चाहे आप इसका निकालिए, चाहे आप इसका निकालिए, चाहे इसका निकालिए, हमेशा अनुपात कितना निकला 3:8। मतलब उनका कहना यह था कि किसी भी यौगिक को किसी भी विधि से बनाया जाए उनका अनुपात हमेशा निश्चित होगा, स्थिर होगा, कभी बदले नहीं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि C+O2 से मेरे को CO2 बनी या इससे CO2 बनी तो इनका अनुपात अलग अलग हो जाएगा, अनुपात कभी अलग नहीं होगा। जैसे कि हमने कहा आपको वाटर में कि पानी आप कहीं से लेके आइए, पानी का जो अनुपात है ये अनुपात आपको हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहता हूँ, आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम दूसरा जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें अच्छे से कर देंगे। आप इसको लिखिए, समझिए। चलिए अब बात करता हूँ। आप सोच रहे हो कि बार बार रुक के टीचर क्यों लेक्चर बना रहा है, उसका रीज़न केवल इतना है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो जब शोर होने लगता है तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और फिर आगे कार्य करता हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि इसी कारण तो आपको पता हो कि मैं स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा रहा था और उसका एग्जाम्पल देने लगा गुणित अनुपात के नियम का। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना। अब बात करता हूँ मैं गुणित अनुपात के नियम पर। तो पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए गुणित अनुपात का नियम दिया किसने, तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। किसने दिया, डाल्टन ने। देख रहे आप कितना शोर मच रहा है।
तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए प्लीज। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डॉल्टन ने दिया। उन्होंने क्या बताया कि मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, गुणित अनुपात का नियम कि जब दो तत्व आपस में क्रिया कर, कहा जब दो तत्व आपस में क्रिया कर दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल जो ले रहे थे वहां पर उदाहरण देखना, मैंने कहा जब दो तत्व, तो एक तत्व मान लो हमने हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ये दो तत्व है आपके। तो मैंने कहा ना कि जब दो तत्व आपस में क्रिया कर, मतलब यह है और यह है, आपस में क्रिया कर दो से अधिक, किससे अधिक? दो से अधिक, मतलब दो से अधिक मतलब एक बनाया इसने H2O बना सकता है और एक बना सकता है H2O2। तो दो से अधिक, दो बना लेंगे, दो लिखे या दो से अधिक लिखना चाहिए था मुझे। हाँ, तो मैंने कहा कि जब दो तत्व, तो एक और दो तत्व लिए आपस में क्रिया कर दो से अधिक यौगिक, तो इसने क्या बना, कम से कम दो तो बना ही दिए, दो या दो से अधिक लिखना चाहिए था मुझे। तो दो तत्व आपस में क्रिया कर दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दो ठीक है बनाए, तो उसका जो यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब इनका हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालें? अनुपात। किनके निकालें अनुपात? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला, तो कितना आएगा हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का कितना आएगा? एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का 2 अनुपात। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन का ये, दो हाइड्रोजन का 2, तो कहें 2 अनुपात, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 अर्थात 32। बात समझ आ गई? अगर आप देखिए, अब इनका थोड़ा डिवाइड करके देखिए, अच्छे से करके देखिए, तो देखिए कैसा होगा। इसको और मतलब और सरल अनुपात में ले सकते हैं। तो देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, एक का एक अनुपात है। इसको करके देखा तो 2 एकम 2 और कितना आ जाएगा? और कितना आएगा? 16। यही आएगा, क्या आएगा? एक दे जाएगा और आधा जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हमने दो तत्व लिए, इनका अनुपात निकाला, अनुपात करके और सरल अनुपात किया। तो आप देखो इसकी क्या एक इन दोनों की निश्चित मात्रा है। तो कहा कि निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व की भिन्न मात्राओं से संयोग करती है ना। उन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में क्रिया कर दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दो तत्व आपस में क्रिया कर दो यौगिक बना रहे, तो इनका जो हमने जो अनुपात निकाला, तो इसमें एक आप देख रहे हैं, फिर वो कहता है कि तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा को हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की एक मात्रा और इसमें भी हाइड्रोजन की मात्रा, दोनों क्या निश्चित है? निश्चित है ना, इनका कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, निश्चित है। आई तो एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न मात्राओं संयोग करती हैं, तो जिन निश्चित हैं और जिन भिन्न दूसरे से संयोग कर रहे तो इनका और इनके बीच का जो अनुपात निकालेंगे, अर्थात 8:16 निकले, तो कितना 8 का मान 8 16, तो कितना 1 अनुपात जो 2 निकलेगा, 1 अनुपात जो 2 निकलेगा, यही क्या कहलाता है? यही सरल गुणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरल गुणक, अर्थात वो है सरल अनुपात में होगा। बस समझिए। जैसे कि नहीं समझ में दोबारा बात कर लिए, मैंने लिया एक कार्बन व एक लिया हमने ऑक्सीजन, तो इनसे दो एलिमेंट्स बनाए, CO बनाया और मैंने क्या बनाया? CO2 बनाया। तो इनका अनुपात निकाल लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात निकाले। यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात, तो कार्बन कितना है 12, ये कार्बन का होता है कितना 12, ऑक्सीजन कितना होगा 16, और यहाँ निकाल के देखें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना 16 दूनी 32। ठीक है, अब इनका अनुपात थोड़ा और सरल में बांटने का प्रयास कीजिए, और सरल में। देखो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 4 तिया 12 हो गया और 4 चौको 16, आंसर कर गया। क्या देखिए 4 तिया 12 और 4 8 32 हो गया। तो देखो एक तत्व की निश्चित मात्रा है, इन दो की अब निश्चित मात्रा किन किन की है? इसकी और इसकी, इनकी निश्चित मात्रा है। तो इनका जो सरलानुपात, अगर इन दोनों का सरलानुपात निकालेगा 4:8 निकल लो, आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ये भिन्न तत्व है, तो क्या होगा 4 मतलब 4 मतलब कटेगा, तो कितना आएगा 1:2, तो मतलब यही क्या कहलाएगा? सरल गुणक, सरल अनुपात कहलाएगा। यही कहलाता है गुणक अनुपात का नियम। गुणक अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग कर दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो होता क्या है कि उसका जो अनुपात निकलता है, किसी एक तत्व की जो निश्चित मात्रा होती है, उसका अनुपात दूसरे भिन्न तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग का सरल गुणक होता है, सरल अनुपात होता है। हमने कहा आप अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देख लीजिए, तो उसमें भी अनुपात क्या आएगा? निश्चित ही आएगा।
जैसे कि कहो तो मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बता दूँ, इतना आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। जैसे हमने लिया दो तत्व लिए नाइट्रोजन व ऑक्सीजन लिए, इनके कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं थोड़ा ध्यान देना। इसका एक कंपाउंड बनता है आपका N2O भी बन जाता है, देखो N2O भी बनेगा, ठीक है। याद रखना जिसे जगह ज्यादा कम मतलब ज्यादा हमें यूज है। दूसरा ध्यान देना N2O के साथ साथ अगला होगा NO भी बन जाता है। अगला तीसरा अगर देखें हम इसका बनता है N2O3 भी बन जाएगा। और फोर्थ देखें तो बन जाएगा ये NO भी बना सकते, देखो N2O NO N2O3, ये बनता है N2O4 और एक बन जाएगा आपका N2O5। ये चार इसके जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से आपस में योग करके उन्होंने कहा ना कि जब दो तत्व आपस में योग कर दो से अधिक, यहाँ देखो दो से अधिक बन भी गए, जबकि मैंने कहा यहाँ लिखना चाहिए था दो या दो से अधिक। क्रिया करेंगे तो आप देखो अनुपात निकाल लीजिए इनका। नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन होता है 14, दो नाइट्रोजन कितना 28, अनुपात ऑक्सीजन कितना हो 16। यहाँ निकाल के देखिए आप, एक नाइट्रोजन होता है 14, तो ये ऑक्सीजन कितना हो 16। यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन 14 तो नहीं 28, अनुपात एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 ऑक्सीजन का 48। अब यहाँ देख लीजिए एक नाइट्रोजन का 14 तो दो नाइट्रोजन का 28 और कितना एक का 16 तो 16 चौको 64। अगर इसका देखें तो एक नाइट्रोजन कितना 28 और तो अगली ऑक्सीजन उसके का 16 पंच 80। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ। तो अब देखो आप कहोगे सर यहाँ निश्चित अनुपात तो मिल ही रहा हमें, निश्चित मात्रा तो मिल रही, आप कहोगे इसकी निश्चित मात्रा नहीं मिल रही हमें, तो मिलेगी निश्चित मात्रा यदि हम इसमें क्या करते हैं दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे सबकी निश्चित मात्रा हो जाएगी। तो क्या होगा 14 दूनी 28 और 16 दूनी 28। देखो 28 28 28 28 28, जब निश्चित मात्रा ना हो तो एक कॉमन से गुणा कर दीजिए इससे निश्चित मात्रा है। देखो 28 28 28 28 28 तो निश्चित मात्रा आ गई सबकी। अब किसकी निश्चित मात्रा है पीछे वाले की। तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना का था सभी में, देखो 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। तो अब इनको सबको काट लीजिए जितना डिवाइड हो सके। तो इसको हम क्या करेंगे जितना डिवाइड हो सके उतना इनका डिवाइड करेंगे। तो काट लीजिए आप 16 कम 16 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 चौको 64 और 16 पंच 80। तो अनुपात देख लीजिए आ गया। तो कैसा है सरल अनुपात कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि गुणोत्तर अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो होता क्या है एक तत्व की जो निश्चित मात्रा होती है, देखो एक तत्व की सबकी निश्चित 28 28 28 28 28, एक तत्व की निश्चित मात्रा होगी जो भिन्न तत्व से जुड़ा है वो तत्व की जो मात्रा निकली उनका सबका सरल अनुपात निकलेगा। जो अलग भिन्न भिन्न तत्व है और जो भिन्न तत्वों का अनुपात क्या होगा निश्चित होगा। यही कहलाता है आपका गुणित अनुपात का नियम। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बात एक पॉइंट पर और बात कर रहा हूँ जितना लिख लीजिए लोग। देखिए अब एक नियम पर और हम बात करने ले रहा हूं वो है गैल्यूसेक का नियम। अब गैल्यूसेक का नियम क्या है तो देखो गैल्यूसेक का जो नियम है वो गैसीय तत्वों पर आधारित है, तत्वों पर आधारित है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। गैल्यूसेक का जो नियम है वो गैसीय तत्वों पर आधारित है। अब यहाँ क्या कहता है कि उन्हें वो कहता है कि जब दो गैसीय परमाणु एक H2 ले लिया और एक Cl2 ले लिया, वो कहता है जब दो गैसीय परमाणु आयतन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग आयतन को सर आपस में ये संयोग करते हैं तो जो गैसीय उत्पाद बनाएंगे वो उनका जो अनुपात निकलेगा वो क्या होगा पूर्णांक होगा। दोबारा सुनिए गैल्यूसेक का नियम हमने बताया गैल्यूसेक का नियम गैसीय तत्वों पर आधारित है। क्या कहा उन्होंने गैल्यूसेक ने कि जब गैसीय अणु बट कैसे आयतन के अकॉर्डिंग, जब गैसीय अणु आयतन के अकॉर्डिंग आपस में संयोग करते हैं अर्थात यही भी आपकी गैस है और यही भी आपकी गैस है, संयोग करते हैं तो जो गैसीय उत्पाद बनता है उन सभी का अनुपात क्या होता है एक क्या होता है पूर्णांक होता है। अर्थात जैसे एक हाइड्रोजन है तो अनुपात 1, इसका निकालेंगे तो जो भी एक है इसका निकालेंगे तो कितना है 2, तो इसका अनुपात हमेशा करेगा सरल होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा बोले H2 तो इसे कहूँ हो जाएगा 1/2 1 अनुपात 3/2, ऐसा नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा पूर्णांक होगा, भिन्न में नहीं होगा। इस बात को अपने यही कहलाता है गैल्यूसेक का नियम, ठीक है।
अब एक कहाँ से आया, हाइड्रोजन एक था, Cl का एक कहाँ से आया, Cl एक था, उत्पाद कितने, 2 बने। ठीक है, तो यहाँ गैलिसियक ने यही बताया कि जब दो गैस है, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं एक चीज और कंपाउंड, जैसे लिया N2 लिया O2, आयतन के अकॉर्डिंग दोनों का मिलान किया तो बना 2NO। ये भी हमने गैस के रूप में लिया हमने, और ये भी हमने गैस के रूप में बनाया, यहाँ भी गैस थी और इसको भी गैस के रूप में बनाया। तो इसका देखो एक है तो 1, ये भी एक है तो 1, ये भी 2 है तो 1, तो इसका अनुपात करेंगे क्या, सरल अनुपात निकलेगा तो, लेकिन वो कैसा होगा, पूर्णांक होगा। कभी भी उन गैसों का अनुपात भिन्न में नहीं होगा, पूर्णांक ही होगा। यही कहलाता है गैलिसियक का नियम। ठीक है, तो आज हमने आपको 4 केमिकल कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम हमने आपको पढ़ाए हैं। विद थ्योरी के आपको लिखवाने का प्रयास भी किया है, लेकिन थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा वीडियो में, तो उसके लिए खेद है हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा हुआ क्योंकि हमारा दिमाग भी भटका। क्यों भटका, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था, शोर होने के चक्कर में दिमाग वहाँ चला जाए, डिस्टर्ब हुआ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो अच्छी होगी, और आशा करेंगे कि अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।